हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपकी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में। शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव सेशन। और सभी बच्चे एक बार क्लास को क्या कर दे, शेयर कर दे। और आपके सामने स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश शासन, देखो क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन के समय की बात कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार मतलब सबसे पहले है वो कौन सी घटना घटित होती है, सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है, इसके अंदर ये कालक्रम करना है। तो हमारे को देखना होगा, देखो दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर, साइमन कमीशन भारत कब आया था 1928 के अंदर, पूना समझौता कब हुआ था 1932 के अंदर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 1931 के अंदर। तो ये किस प्रकार होगा इतिहास के अनुसार याद रखना, 1928, 1930, 1931 और 1932। इसका सही क्रम ये होगा, सबसे पहले 1928 में आपका क्या आएगा, साइमन कमीशन। क्या आएगा, साइमन कमीशन आएगा आपका। साइमन कमीशन के बाद आपका याद रखना नंबर 2 पर आपकी कौन सी आएगी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा आएगी जिसको आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हो। 1931 के अंदर देखो आपका कौन सा है, गांधी इरविन समझौता है। 1931 में आपका क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता आपका कब होता है, याद रखना कब, 1931 के अंदर। पूना समझौता आपका कब होता है, तो पूना समझौता आपका कब होता है, याद रखना 1932 के अंदर। गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ था। पूना समझौता है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। दोस्तों नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी और अंबेडकर समझौता आपका कब हुआ था, तो याद रखना 1932। दांडी यात्रा, नमक कर को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करता। साइमन कमीशन याद रखना, और साइमन कमीशन से लालाजी जुड़े हुए हैं। कौन, लालाजी जिसका विरोध करते हैं लाहौर में सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी, उनके सर पर प्रहार करता है, किसके आदेश पर, अंग्रेज अधिकारी एबोट के आदेश पर करता है। तो इतिहास में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो पहले इनके आगे क्या लिख लिया करो, सन लिख लिया करो कि कौन सी घटना है वो कब घटित हुई थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, हो जाएगा कि सबसे पहले कौन सी हुई थी, साइमन कमीशन सर। दूसरी पर दांडी यात्रा, वेरी गुड। तीसरी पर कौन सी हुई आपकी सर, गांधी इरविन समझौता। क्या बात करते हो, पूना समझौता 1932 में अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं है, इतिहास उसी ने रचा है जिसने जिद की है। कोशिश सब करते हैं, आपके अंदर जिद होनी चाहिए, तो जिद रखो। फिर क्या, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, 1937 की बात कर रहा हूं। और 1937 में किन 2 राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी उस टाइम गैर कांग्रेसी दूसरी जो पार्टी थी वो थी कौन सी दोस्तों, मुस्लिम लीग। कौन सी थी आपकी, मुस्लिम लीग थी। और मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 के अंदर ढाका के अंदर हुई थी, किसने की थी, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब गैर कांग्रेसी कौन सी आएगी आपकी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, तो इसको 2 सीटें मिली थी। कौन कौन सी मिली थी, बंगाल पंजाब प्लस सिंध क्षेत्र आ जाए, सिंध, तो उस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखना बंगाल पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र था, बंगाल पंजाब और सिंध का जो ये क्षेत्र था, ये किसने जीता था, तो किसने जीता था, याद रखना आपका दोस्तों, मुस्लिम लीग ने जीता था। क्वेश्चन आ जाए तो याद रख लेना, कितने, 2 क्षेत्र, बंगाल पंजाब और सिंध क्षेत्र किसने जीता था, मुस्लिम लीग ने जीता था। कब जीता था, 1937 के अंदर। और याद रखना 1937 में सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस की। फिर याद रखो दोस्तों हुआ क्या था, 1939 से 45 के बीच क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। सेकेंड आपका वर्ल्ड वार क्या होता है, शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू होता है 1939 टू 45 के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों ने क्या नहीं लिया था, उसके अंदर भाग नहीं लिया। तो ब्रिटिश सरकार अपने भारत के लोगों को या कांग्रेस सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी कि आप क्या करो, सैनिकों को भेजो। तो भारत की जो कांग्रेस सरकार थी वो क्या करती है, इस्तीफा दे देती है। इस्तीफा देने के कारण 1939 के अंदर जो आपकी मुस्लिम लीग थी, उसी मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, मुक्ति दिवस।
मुस्लिम लीग क्या मनाती है आपका? मुक्ति दिवस मनाती है। कौन सा मनाती है? मुक्ति दिवस मनाती है। कब मनाती है? तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाती है याद रखना। तो याद रखना कब मनाती है? 1939 के अंदर। कब मनाती है? 1939 में। तो रह जाएगा याद कि 1939 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं थे? तो बंगाल और पंजाब, प्लस में कभी सिंध आ जाए इन दोनों में के एक स्थान पर, तो सिंध भी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। क्यों? चलो शेयर कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। फिर है गांधी जी किस आंदोलन, क्वेश्चन क्या है आपका कि गांधी जी किस आंदोलन का समर्थन किया था? गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन का क्या किया गया था? समर्थन किया गया था। आपके सामने है अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू व मुसलमानों के बीच एकता की कमी और गृह युद्ध। जल्दी सी कमेंट करो कि गांधी जी है वो किसका समर्थन करते हैं। तो गांधी जी सबसे ज्यादा समर्थन किसका करते हैं? जल्दी सी आप क्या करो? कमेंट करो भाई। कमेंट करो जल्दी सी। हाँ ठीक, उत्तर बताओ। 91 थाने एक चुटकुला सुना दो। एक स्कूल का मास्टर है। मास्टर टापर ने पूछा कि तेरे पापा को नाम बताओ। बोले गुरुजी हिंदी में बताऊं या अंग्रेजी में? बोले अंग्रेजी में बता दे यार। बोलो ब्यूटी रेड अंडरवियर, ब्यूटी रेड, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। बोलो ओ कौन सो नाम हो? बोलो क्या टीचर का बहुत ज्यादा बकवास करे लागो छोरा आजकल। गुरुजी बोलो सही बोलू हूँ, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर को अर्थ हुआ सुंदर लाल चड्डा। मेरे पापा को नाम क्या है? सुंदर लाल चड्डा। और थे बोला इंग्लिश में बताओ नाम। तो इंग्लिश के अंदर मैंने बता दिया ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। तो कई कई बार ए भी हो जाएगा। आओ देखो, तो गांधी जी किसका समर्थन किया था? अस्पृश्यता का किया था। अस्पृश्यता का मतलब इन्होंने क्या किया था? अस्पृश्यता को हटाने के लिए हरिजन सेवा संघ की क्या की थी? स्थापना। हरिजन सेवा संघ की क्या की? स्थापना की थी। कब की थी प्यारे बच्चों? तो स्थापना कब की थी? 1932 के अंदर की थी। कब की थी? 1932 में। और आज हमारा संविधान का आर्टिकल है कौन सा? 17। आर्टिकल अपना 17। और 17 भी क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। क्या करता है आपका? अस्पृश्यता का अंत करता है। भेजेगा हयात। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति, रूस की क्रांति का जनक लेनिन। रूसी क्रांति का जनक लेनिन, लेनिन। और रूसी क्रांति कब हुई थी आपकी? 1789, 1688, 1765, 1917। तो याद रखना रूसी क्रांति कब हुई थी आपकी? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। जिसने भी दय बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिसने दय बताया उसका सही हो जाएगा, बाकी सबके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास को शेयर करते रहो, शेयर करते रहो। आप शेयर नहीं करोगे, कंजूसाई मत करो, कंजूसाई मत करो। थार जो शेयर है, नीचे शेयर का बटन है, उस शेयर के निशान पर अपने दोस्तों के पास शेयर करो। एकला एकला डला गया हो। 1789 के अंदर फ्रांसिस क्रांति हुई थी आपकी। कौन सी? फ्रांसिस क्रांति। कभी क्वेश्चन आ जाएगी फ्रांसिस क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी आपकी? 1789। 1765 से लेकर 83 के बीच आपकी कौन सा हुआ था? यूएसए स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन। तो यूएसए स्वतंत्रता आंदोलन आपका कब हुआ था? 1765 से लेकर प्यारे बच्चों कब? 1783 के बीच में। 1917 में आपकी रूसी क्रांति। रूसी क्रांति का जनक पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कि सर लेनिन। शाबाश, क्या बात करते हो। जब भगत सिंह को फांसी होनी थी तो भगत सिंह अपने अंतिम दिनों में क्या पढ़ रहा था? लेनिन की आत्मकथा। भगत सिंह कहां पर था? भगत सिंह था दोस्तों लाहौर की, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर था। लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर कौन था? भगत सिंह था। और भगत सिंह को जब आखिरी इच्छा पूछी गई कि आखिरी इच्छा बता, तेरे को फांसी होने वाली है, तो इसने कहा कि लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहा हूं साहब, 15 पेज बाकी हैं, वो पढ़ने दो, फिर उसके बाद आप फांसी दे देना। तो वही लेनिन जिससे भगत सिंह प्रेरित था, रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है, इसको याद रखना। 1765 से 83 के बीच यूएसए स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और 1789 के अंदर फ्रांसिस क्रांति हुई थी। एक बार इसको क्या करो आप? नोट करो जल्दी से। इसको क्या करो आप? नोट करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वर्ल्ड हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन, याद रखना। दो बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई है, आपके समझ में आई है तो कृपया कमेंट करना। एक तो
जिसने पहली बार घड़ी बनाई वो टाइम कैसे सेट किया उसने। दूसरा कि पहली बार जब दही जमायो वो जामन कठे ले, पहली बार दही जमायो वो जामन कठे ले, और पहली बार जो घड़ी बनाई वो टाइम सेट क्या करो। ये दोनों को उत्तर थे मन देगा। चला आगे, ये रहा देखो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लिखो, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यूपीएससी की स्थापना इतनी देर में बता देता हूं, आप जल्दी से क्या करो, कमेंट करो। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, दिल्ली। स्थापना कब हुई थी, 1926। हेडक्वार्टर कहां पर है यूपीएससी का, तो याद रखना कहां पर है, दिल्ली के अंदर। कौन करता है, विधि मंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या मुख्य न्यायाधीश। तो जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ये अपने पद पर रह सकता है। दो बातें और बता रहा हूं, एक तो आता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जिसको हम बोलते हैं महा न्यायवादी, महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक आपका आता है वित्त आयोग का अध्यक्ष, आयोग अध्यक्ष, इन दोनों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखना भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, विधि अधिकारी है। और याद रखना ये कब तक अपने पद पर रहेंगे, ये जब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक कौन चाहेगा, राष्ट्रपति चाहेगा। जब तक कौन चाहेगा, राष्ट्रपति चाहेगा, उस समय तक ये क्या रहेंगे, अपने पद पर रहेंगे। कौन, याद रखना, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी और वित्त आयोग का अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो याद रखना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति करेगा। एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर लो, यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अर्थात स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1926। हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। और याद रखना भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखना अटॉर्नी जनरल। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है प्यारे बच्चों, आपका राष्ट्रपति। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चले फिर आगे। ये देखो, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, तो कौन था, जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन था भारत का पहला अराजनीतिक। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से कमेंट करो आप, मैं इनके बारे में इतनी देर आपको बता देता हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, नोट करो मुस्लिम राष्ट्रपति। एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो भाई, सब कर दो, सबके सही आ रहे हैं। अनिका, निधि, रवीना, एम के, सब सही दे रहे हो। सचिन, मिस्टर जाट, अलका, वेरी गुड लगे रहो। अंकिता सागवान, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। याद रखना ये भारत के पहले आपके अराजनीतिक, जो इसका सही आंसर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति प्लस दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति ये भी 1952 से लेकर 62 तक रहे थे। इन्होंने भी 2 कार्यकाल किए थे उपराष्ट्रपति के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल पूरे किए थे। और पहले अपने कौन थे, तो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जिसे क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और उनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ
फायर इनकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है। तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और भारत के क्या रहे थे? एयर राजनीति के राष्ट्रपति रहे थे। एक बार इसको क्या कर लो, आप नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चला आ जाओ, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित करता है? राष्ट्रीय आपात की, वैसे तो देखो राष्ट्रीय आपात की 352 में, 356 में, 360 में और 368 के अंदर। तो राष्ट्रीय आपात की कल परसों ही आपको बताया 352, आर्टिकल 352 के तहत करेगा। ये किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब ये आपका कौन सा? वित्तीय आपात, ये आपका वित्तीय आपात। और 368 में आपका क्या है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो याद रखना राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित करता है? तो जिसने भी याद रखना 352 बताया, ए ऑप्शन बताया है, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? तो याद रखना कौन सा होगा? 352। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो। अब तक 352 कितनी बार लगा? तो याद रखना कितनी बार लगा है? 3 बार। तो कब कब लगा है सर? तो याद रखना 1962 भारत चीन युद्ध, चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाक युद्ध के समय, 1975 ये लगा था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति आप याद रखना इंदिरा गांधी उस टाइम पर पीएम थी, गांधी जी आपका क्या थी? पीएम थी। और इंदिरा गांधी जी पीएम थी। और लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताओ, लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। और बाकी पूछे कि कब कब लगा है, तो कब कब लगा है? 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975 याद रखना। और 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात। और आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। और आपातकाल की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो याद रखना किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, किसमें होती है? राष्ट्रपति के अंदर। नोट कर लो एक बार, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आओ, हमारा देश महान तो है ही, हमारे देश की बराबरी कोई कर सके थोड़ी और आपने, कोई कौन कर सके? आपने देश का माइंड टीवी को रिमोट हो नहीं, रिमोट यो रिमोट देखो, यहाँ को रिमोट हो है। और रिमोट सेल नु तो चल है एक मन है। और एक है झपट दे दे की थप्पड़ दे दे की आपा इन्हें चलावा 4 महीना। और वो देख लियो इन भी थप्पड़ दे दे की चलावे दिखेगी। तो ये हो आप लगे तो आपा तो कबाड़ी आदमी तो सदा का ही है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को। जल्दी से कमेंट करो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? जल्दी से कमेंट, कमेंट फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। क्या बात है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। किसको देगा? तो किसको देगा? राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। याद रखना लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो किसको देता है बच्चों? राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल सही। मुख्य न्यायाधीश किसको देगा? तो सर राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति किसको देगा अपना त्याग पत्र? सर राष्ट्रपति को देगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रह जाएगा याद कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, तो राष्ट्रपति तो अपना किसको देगा? याद रखना उपराष्ट्रपति को। बाकी याद रखना जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। साफ बात है सर। रह जाएगा याद लोकसभा अध्यक्ष है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ नहीं लेता, ये शपथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब ये सदस्य बना था लोकसभा का, सदस्य के समय इसने
शपथ ले ली थी, तो अध्यक्ष के समय यह शपथ नहीं लेगा, उन सदस्यों में से एक सदस्य को क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाएगा, तो इसको शपथ और अपना ये त्याग पत्र दोनों किसको देगा, त्याग पत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ प्लस उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो किसको देगा सर, राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ सर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो अपना त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। क्यों, क्लियर है या नहीं है क्वेश्चन? एक बार हाँ भर दो, फिर चला आगे। हाँ भर दो। एक बार मोटियार और लुगाई दोनों लड़ाई करी लुगाई रूस की तो मोटियार बोले कोई दिक्कत नहीं, तने गांव घुमा ले। बोली ठीक है। अब वो भी गांव ले गो घुमाने, बोले ले चल ना ले दो, ले तैयार हो ले चला ना दो की तैयार हुई और जो घरों निकला लगी। बोली पहले एक प्रोमिस करके चलो, बोले प्रोमिस के, बोले मेरी या प्रोमिस करो कि मेरी माँ का घर गया बाद में थे मेरा लड़ागा हो जा। आदमी कई देर सोचे और सोच के बोले तो मेरा बाप को घर के, बोले पानीपत को मैदान और कुरुक्षेत्र को मैदान है, जो को बोले तू रोजीना महाभारत मचाएडी रखे। क्यों होती है क्या ऐसी? अरे चलता रहता परिवार के अंदर महाभारत। जिस परिवार के अंदर हो हालो नहीं और सुख शांति वाला भी मजो ही नहीं आया। कई टापर तो यहाँ का होगा जगह घर का बंद 2-4 प्रवचन नहीं सुनावे न दिन में बैठे तक, बाकी रोटी है जमको नहीं हुई। सुबह लेके शाम तक भी है कि कोई गलती करेगा कि मन घर का सुनावेगा। एक बार सुना दी बेग बाद में गेला सीट चलेगा एकदम बढ़िया। तो नोट कर लिया इसको? अरे कर लिया होगा यार, इतनी देर होगी। चला शेयर कर दो क्लास में। निम्न में से कौन सा पतन का जोड़ा सही नहीं है? बंदरगाह या पतन का जोड़ा सही नहीं है। भटकल कर्नाटक, अलेपी केरल, कानिकाड़ा आंध्र प्रदेश, तुतीकोरन ओडिशा। देखो बंदरगाह भारत में कहां पर होंगे, तो बंदरगाह आपके प्यारे बच्चों आपकी कहां पर होंगे, जो जलीय जो जगह होगी, जलीय होगा, उसे जलीय के अंदर ही आपके क्या होंगे, बंदरगाह होंगे। वहीं पर आपके क्या लगेंगे, बंदरगाह लगेंगे। ये बात आप याद रखना कि जहां पर जलीय क्षेत्र लगेगा वहीं पर भारत के बंदरगाह लगेंगे। और इधर आपका क्या है, अरब सागर। सर वेरी गुड, क्या बात करते हो। इधर आपका क्या है सर, दक्षिण में हिंद महासागर। वेरी गुड सर। इधर तो आपकी बंगाल की खाड़ी है, क्या बात, वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी है। फिर अपने यहां पर याद रखना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल। यहां पर आपके इन 9 के अंदर क्या होंगे, आपके बंदरगाह होंगे। क्योंकि भारत के जो जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9। कितनी है, 9 है। और इन 9 के अंदर ही आपके क्या होंगे, बंदरगाह होंगे। तो याद रखना, क्या भटकल कर्नाटक में है, अलेपी केरल में है, कनिकाड़ा आंध्र प्रदेश में, और तुतीकोरन ओडिशा। तो याद रखना तुतीकोरन है वो ओडिशा में नहीं है। तुतीकोरन आपका कहां पर होगा, तमिलनाडु में होगा। कहां पर होगा, तमिलनाडु के अंदर होगा। कहां पर होगा आपका, कहां पर होगा, तमिलनाडु के अंदर होगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर है आपका पारादीप। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। पश्चिमी बंगाल के अंदर आपका हल्दिया बंदरगाह, नोट कर लो। आंध्र प्रदेश के अंदर आपका है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। गुजरात के अंदर आपका बंदरगाह कौन सा है सर, कांडला। क्या बात करते हो, वेरी गुड। मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा, एक तो आपका मुंबई है और एक नहवा सोवा बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद गोवा के अंदर बंदरगाह कौन सा है, मारमा गोवा। कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में मैंगलोर। कौन सा है, मैंगलोर बंदरगाह। केरल के अंदर आपका कोचीन बंदरगाह।
तमिलनाडु के अंदर आपके बंदरगाह कौन से है? तो तुतीकोरन हो गया, तुतीकोरन हो गया। एनोर बंदरगाह, एनोर हो गया आपका। और एक आपका चेन्नई बंदरगाह, एक आपका चेन्नई बंदरगाह। ये आपके कहां पर है? तो याद रखना ये बंदरगाह आपके कहां पर है? भारत के अंदर 9 राज्यों के बंदरगाह मैंने लिखा दिए। अब थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा ये याद रखना, ये इधर वाले होंगे ये आपके कौन से बंदरगाह होंगे? अरब सागरीय। गुजरात से लेकर केरल तक के बंदरगाह अरब सागरीय। तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के बंदरगाह आपके किसके होंगे? तो ये किसके होंगे? याद रखना बंगाल की खाड़ी के होंगे। ये किसके होंगे? तो याद रखना किसके होंगे? बंगाल की खाड़ी से होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद क्लास ऑफ हो जाए इनको नोट कर लेना, या साथ में नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिया? चलें आगे। आओ, मालवा पठार की प्रमुख नदियां हैं कि मालवा पठार, पहली बात तो मालवा पठार है कहां पर मैं ये बता देता हूं, इतने में आप क्या करो, आंसर दो। क्या चंबल होगी, क्या बेतवा होगी, क्या सिंध, सिंध होगी, या सभी? याद रखना मालवा का पठार है वो आपका कहां पर है? एमपी में। ये बात थोड़ी याद रख लेना। मालवा पठार कहां पर है? सर एमपी के अंदर। वेरी गुड। मालवा पठार की प्रमुख नदी चंबल, बेतवा, सिंध या सभी? तो याद रखना सभी होंगी। और एक नदी और आएगी आपकी, कौन सी? केन। ये इस बार नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी के अंदर और एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो याद रखना मालवा के पठार से, तो याद रखना चंबल, बेतवा, सिंध और केन, इन सब नदियों का संबंध किस पठार से है? तो किस पठार से है प्यारे साथियों? किससे होगा? सर मालवा पठार से। वेरी गुड। क्लास को शेयर कर दो, कंजूसाई मत करो रे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? मतलब बाढ़ आंड का संबंध किससे है? तो बाढ़ किससे आती है? चक्रवाती तूफान से आती है। क्या आती है? चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान से नदियों का पानी, नदियों में पानी क्या हो जाता है? आवश्यकता से अधिक हो जाता है। और नदियों में पानी आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आएगी तो जिस प्रकार जिस नदी में बाढ़ आएगी उस नदी पर जो शहर है वो शहर क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो कुछ नदियां हैं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं नदियां और एक लिख रहा हूं शोक, शोक। तो याद रखना कोसी नदी है, कोसी नदी है वो याद रखना बिहार। कोसी नदी में जल ज्यादा हो गया, कहां पर बाढ़ आएगी? बिहार के अंदर। दूसरा लिख रहा हूं सूरत, सूरत में सॉरी लिख रहा हूं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के अंदर पानी ज्यादा हो गया तो बाढ़ कहां पर आएगी? सूरत के अंदर आएगी आपकी। फिर याद रखना महानदी में जल ज्यादा हो गया, महानदी में जल ज्यादा हो गया बाढ़ कहां पर आएगी? सर ओडिशा के अंदर। वेरी गुड, ओडिशा के अंदर आएगी। याद रखना यदि हुगली नदी के अंदर पानी ज्यादा हो गया हुगली में तो कहां पर आएगी? कलकत्ता के अंदर आएगी। कहां पर आएगी? कलकत्ता के अंदर आएगी। तो ये आपकी, फिर आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी के अंदर जल ज्यादा हो गया तो आपकी बाढ़ कहां पर आ जाएगी? बंगाल के अंदर आ जाएगी। और इनमें पानी ज्यादा क्यों आता है? आवश्यकता से ज्यादा आपके क्या हो गया? पानी आ गया नदियों में तो वो क्या करते हैं? चक्रवाती तूफानों से नदियों के अंदर यदि पानी ज्यादा आ गया तो क्या किसका रूप ले लेती है? ये बाढ़ का रूप ले लेती है। बाढ़ हो जाएगी क्योंकि नदियों के अंदर जिनकी लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा? साइड में जाएगा, साइड में जाएगा तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी। अपने यहाँ पर तो नहीं आती है, झुंझुनू के अंदर तो बाढ़ वगैरह ऐसी स्थिति। अपने तो यहाँ पर एक कातली नदी है, वो आपकी कौन सी है? मौसमी नदी है। और मौसमी भी क्या है? आपा तो जमियाबाद में भी देखी हुई ना, अपना बूढ़िया को सुनने के लिए मिले कि यहाँ पर कोई कातली नदी भी आपकी बहती थी, कातली नदी बहती थी। ये हमारे घर वालों से सुनने के लिए मिलता है, हमें तो पता भी नहीं कि कातली नदी यहाँ से बहती थी या नहीं बहती है, अपने तो निकलती नहीं है। आओ देखो, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला, लोहा, इस्क, मैग्नीज, कॉपर। तो याद रखना पश्चिमी बंगाल के अंदर रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला से है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, आर्मी एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट है कि रानीगंज का संबंध किससे है? तो रानीगंज का संबंध किससे होगा बच्चों? किससे होगा? कोयला से।
वेरी गुड। फिर कौन सी पुस्तक के आर नारायण ने नहीं लिखी? कौन सी पुस्तक के आर नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई? बताओ जल्दी सी बताओ। थारसा कभी हो है कि बर्थडे होया अपनो जना तो कोई विश करे को ना, और बाय चांस कोई परीक्षा दे की आगा और रिजल्ट आ और बेरो पटको की को नंबर को नहीं है तो कई रिश्तेदार निकलेंगा, दादी की, साड़ी की, बुआ जी की, नानी की, बेटो भी फोन करे वो भाई वो पेपर दे के आयो क्यों हो रहा है? इतना दिन 2 महीना पहले छोरा के भाव पीड़ियो निकलो मरना हो गोजना कौन करियो आज क्या करियो। तो याद रखना कि जब तुम असफल हो गए तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। तो यदि जीना चाहते हो तो क्या बनो? सफल बनो, करो मेहनत। थारे मन में आया को नहीं हो कि यार अपना कर भी बहुत ज्यादा रुपया आपा गरीबा की मदद करा, पीसा बांटा आपा भी हुआ ने होती हुई 5-4 साल पहले हुई होगी, होती होगी। तो ये जब भी संभव है, जब तुम मेहनत करके क्या कर लोगे, कोई अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, तब आप लोगों की क्या कर पाओगे? मदद कर पाओगे। तो क्या करो? पहले मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी झुक जाए मेहनत के आगे। करो, करेंगे सर, बिल्कुल। आओ, कौन सी पुस्तक के आर नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई? मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द गाइड और गार्डनर। तो याद रखना, गार्डनर जो पुस्तक है वो किसने नहीं लिखी? के आर नारायण ने नहीं लिखी। ये किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पुस्तक गार्डनर आपकी लिखी गई थी। बाकी आपकी जो मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द गाइड, ये 3 पुस्तक हैं, ये किसने लिखी थी? तो ये तीनों किसने लिखी थी? के आर नारायण ने लिखी थी। क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलें क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। आओ, कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक किसने लिखी? कुरुक्षेत्र टू कारगिल। कुरुक्षेत्र याद रखना वो क्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ। क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला था। कारगिल वो युद्ध जो 1999 के अंदर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें भारत क्या रहा था? विजय। भारत विजय रहा था। और भारत विजय किस ऑपरेशन के तहत? विजय ऑपरेशन चलाया था। कौन सा चलाया था? विजय ऑपरेशन चलाया था प्यारे बच्चों। और याद रखना, जब कारगिल युद्ध हुआ था तब पीएम कौन थे? तो कौन थे आपके? अटल जी। कौन थे? अटल जी। कौन? करण सिंह ने लिखी, कुलदीप सिंह ने लिखी, सूर्यनाथ सिंह ने लिखी, या कोई नहीं? दे दिया होगा इतनी देर में तो जवाब। किसने लिखी? तो याद रखना, कैप्टन कुलदीप सिंह के द्वारा कुरुक्षेत्र एंड कारगिल, कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? याद रखना, किसके द्वारा लिखी गई? तो सर कुलदीप सिंह के द्वारा। जिसने भी कुलदीप सिंह बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्लास को शेयर कर दो, अरे कर दो कंजूसो, कर दो। और याना ही है, कर दो। आओ, वाक्पटु वक्ता किसे कहा जाता है? वाक्पटु वक्ता किसे कहा जाता है? जल्दी से दो भाई, जल्दी से आंसर दो कि वाक्पटु जो आपका वक्ता किसे कहा जाता है? वाक्पटु वक्ता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो। आओ आओ, ऑप्शन आपके पास दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, योमेश बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताओ। जिसने भी बताया है द उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन मत बदला करो, जो बता दिया वो रहा करो। फिर देखा करो कि कौन सा है। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के को वाक्पटु वक्ता कहा जाता है क्योंकि ये बजट के ऊपर बहुत ही अच्छा वक्ता था। इसकी जब ये बोलता था तो सब लोग इसकी तरफ देखते थे, इसलिए इसको वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। याद रखना आप। दादा भाई नौरोजी ये भारत के वरद पुरुष प्लस ब्रिटिश संसद में सबसे पहले गए। ब्रिटिश संसद में सबसे पहले
उपस्थित हुए। द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, याद रखना। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी आई सिविल सेवा कर दो, सिविल सेवा परीक्षा पास की। योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु। रह जाएगा याद किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नोट करो इसको। वाक्पटु वक्ता किसे कहा जाता है? सर गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी गुड। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये चांद पर उतरने वाले, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। थन भी आवेगी कोई? आवे चांद तारों में आवे कोई? सोन चिड़ी के लिए मत तेरे लिए चांद तो क्या, मत सोन चिड़ी तेरे के लिए तारा तोड़ दूंगा। सोन चिड़ी चट्टू दो मारा बोली जा, चुपचाप पढ़ की नौकरी लाग जा, नहीं कोई सरकारी बाबू आओगो, घर की घंटी बजाओगो और सोन चिड़ी उड़ा के ले जाओगो, तो भाई थार साग होगी। पढ़ लो। देखो आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट। यमराज आया बच्चे को बोला कि मैं तेरे को ले जा रहा हूं, बता तेरे को स्वर्ग में छोड़ू या नरक में? बोले तेरे जिम्मा और भी हम छोड़ दिए भैया। पंडित जी मन बोलो मेरे चार्जर और फोन ले लींदे। बोलो ठीक है। यमराज ने बोलो एक प्रॉमिस कर, बोलो दिन को 3 GB डाटा वो रिचार्ज तो नहीं करके देना पड़ेगा। यमराज बोलो हाथ जोड़ा भैया तो अठेर है। तो आजकल का टॉपर तो यमराज का भी बड़मा बनिया हुई। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? चांद पर जाने वाला पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। फर्स्ट नील आर्मस्ट्रांग, ये आपका अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में जाने वाला फर्स्ट कौन? यूरी गागरिन था आपका, रूस का। और फर्स्ट यूएसए का जो चांद पर गया कौन था आपका? तो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। बच गया कौन सा आपका? बज एल्ड्रिन। कौन बच गया? बज एल्ड्रिन बच हो जाएगा। फिर आपका निम्न में से पानी का सबसे शुद्ध रूप है। इस बार क्वेश्चन आया था ये, इस बार आर्मी के अंदर क्वेश्चन आया था ये। एसएससी के जो क्वेश्चन है वो आर्मी उठाती है सीधे। तो याद रखना कि निम्न में से पानी का सबसे शुद्ध रूप है नदी का, समुद्र का, वर्षा का और तालाब का। जाम तो टाबर है ना, वो सही कर दे वो रोतो रोतो। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है मिट्टी का लाल रंग? किसके कारण होता है? जल्दी सी जवाब दो। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? जल्दी बताओ। जिसने भी बै बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? जिसने भी बी ऑप्शन बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। कौन सा रंग प्रकाश को सर्वाधिक सोखता है? तो प्रकाश को सर्वाधिक सोखने वाला कलर कौन सा है? लाल, सफेद, बैंगनी, काला। जल्दी से बताओ कि कौन सा रंग प्रकाश को सर्वाधिक सोखता है? तो सर्वाधिक प्रकाश को सोखने वाला कलर कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो। कौन सा सोखेगा? तो याद रखना कौन सा करता है आपका। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कौन कौन से हैं जो देख लो आप। जो ये सब आपके सामने रहे। पहले के अंदर लाल है, दूसरे में सफेद, तीसरे में बैंगनी, चौथे में आपके सामने है काला। चौथे में आपके सामने क्या है? काला। तो याद रखना इसका सही आंसर आपका काला। जिसने भी काला बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जींस और पजामे का फायदा तभी पता चलता है जब किसी के खुजली चाला ला जाए, खाद चाला ला जाए। चाणक्य को दर्जी खयो बोलो पजामा और जींस पर होना थे बिको और पजामा को अंतर था जब दिवेरो पट्टा को फायदो क्यों है जब थारा डंकी सी खाद चाला ला जाएगी। जब काला। चले आगे। बस मेरे को पहले ही पता था आएगा, ये आ गया, अब कर दिया। शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या जांग की होती है, क्या छाती, क्या हाथ की, क्या जबड़ा की? तो किसकी होगी?
जबड़ा की आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबड़ा की क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। या शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, लिखो लिखो लिखो। इतनी देर में पानी पी लो। आज कलर क्या है ये, कलर तो यारो आज नर्सिंग असिस्टेंट का रिजल्ट आया था, तो बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो डीजे वगैरह वो प्रोग्राम वगैरह था, उससे बच्चे वगैरह तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। एंजॉय करो, आपका भी सिलेक्शन होगा तब भी हम बड़े धूमधाम से पार्टी करेंगे, डांस करेंगे डीजे। इसके लिए आप पहले पढ़ो और क्लास को शेयर करो। जबड़ा की कर ली, चलो। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मेंढक 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 मेंढक। अब मेंढक की मेंढक देखने के लिए मिलेगा गर्मिया का माइन, मेंढक की मेंढक। जठीन जाओगा बठीनी फुदड़ का मारता, जठीन जाओगा बठीनी फुदड़ का मारता हंडंगा, मेंढक की मेंढक मिलेगा आप। तो कितने होते हैं मेंढक, मेंढक तो बहुत होंगे गुरुजी, ट्र 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 करी भोक रंगा करी कोनी करी मेंढक। तो कितने होते हैं, 1 2 3, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, जल्दी से बताओ कितने होंगे। जिसने भी सह बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी सह बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर मिल जाएंगे, कितने, 2। चल आगे। ये छड़ चुंबक के मध्य चुंबकत्व कितना होता है, छड़ और चुंबक के मध्य चुंबकत्व कितना होता है, अधिकतम होगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा, अज्ञात होगा। बताओ जल्दी से बताओ कि चुंबक छड़ चुंबक के मध्य चुंबकत्व कितना होगा, अधिकतम होगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा और अज्ञात होगा। तो बताओ जल्दी से, अरे बता, सुनना बट्ठा, बता जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, क्लास को शेयर करते रहो, नोट करते रहो, शेयर करते रहो, शेयर कर दिया करो यारो। अधिकतम न्यूनतम शून्य, तो कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। शून्य इसका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में अलग प्राणी का चयन करो। रीजनिंग का आ गया। निम्न में अलग प्राणी कौन सा है, कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। चारों किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। लेकिन याद रखना, इनमें से 3 ऐसे हैं जो आपके स्थल पर भी रह सकते हैं, और इनमें से एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर रह सकता है, पानी में रह सकता है। अब तो कर दो, बता दो, कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। तो आपने तो बचपन में सिखाए हुए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्या मगरमच्छ मोल्डी का बाठू मारे होगे, मगरमच्छ भी तो रह पानी में, बिगले क्या, मगरमच्छ पानी का राजा है, जीवन उसका पानी है, कोई उसके पास मत जाओ, उसको छेड़ो मत, नहीं तो वो जीवन लीला आपकी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। मछली को मतलब महिलाओं को इज्जत तो हमने क्या कहानियों में दे रखी है यारो, तो दिया करो महिलाओं को इज्जत। चलो आ जाओ, आओ पापा के मगरमच्छो आओ, या 5 15 60 300, 5 15 60 300, ये बीच वाला क्या होगा, तो 5 तिये 15, 15 4 60, 60 पंजो 300, और 300 इंटू 6, मतलब एक एक यहां पर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है अगले को। 6 तिये 18, 1800। इसका सह सही हो जाएगा, जिसने भी सह बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि इसके भाई की मां के पति का मैं ससुर हूं। तो चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा, बताओ भाई। एक लड़की है, उसकी ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि लड़की को जो को भाई है, और भी भाई की जगह माँ है, और माँ के पति का मैं ससुर हूं। देखो चंदन कहता है कि लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसके भाई लड़की
और उसके भाई की जो माँ है, माँ के पति मतलब अटावरा का मम्मी पापा ही ना, मम्मी पापा अटावरा का मम्मी पापा, लड़की और लड़का का माता पिता, ई पिता को यो के है चंदन ससुर है, तो चंदन उस लड़की से, चंदन ये लड़की को के लागो, थारी माँ को बापू थारो के लागो गुरुजी नानो जी, हाँ तो नानो जी लागो, यो के लागो नानो जी, क्या हो जाएगा नाना, जिसने भी बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।